हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मजे के साथ कर रहे होंगे। सो 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। आप बहुत ही ज्यादा ईजी वे में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ईजिली टारगेट कर सकते हैं, नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी तो मार्क्स तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे आएंगे। ओके, सो आज का जो वीडियो रहने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2। हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। आई रियली होप कि आपने एक्सरसाइज 10.2 का कंसेप्ट वीडियो जरूर देखा है। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट आप 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझ सके, उन्हें सॉल्व कर सके और फिर आगे बढ़ सके। ओके, सो अगर आपने नहीं देखा है एक्सरसाइज 10.2 का कंसेप्ट वीडियो तो उसे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपन आज के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपके सामने तीन वेक्टर्स हैं, आपको इन तीनों वेक्टर्स के ना मैग्नीट्यूड निकालने हैं। ओके, तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको एक एक छोटी छोटी बातें पता है ना, हर एक टर्म को अगर आपको याद है कि किस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या है, तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बात कर ही लेते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। ये आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर। कैसे लिखा है ये? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं हम सो दैट आपको याद आ जाए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सी, सपोज ये आपका आर वेक्टर है। ओके, इसे हम कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मुझे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसे आर वेक्टर इस तरीके के साइन में लिखा जाता है, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं कि आर है ये। ठीक है, आर लिखूं या वेक्टर आर को मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं, ठीक है, या मॉड्यूलस के साइन के अंदर लिखूं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपके आई जे एंड के कोएफिशिएंट हैं, ओके, उनके स्क्वायर का सम आपको क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है किसी भी वेक्टर का। तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कौन है? एक्स स्क्वायर, मतलब x है तो आपको x का स्क्वायर करना है। j का कोएफिशिएंट कौन है? y, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? y स्क्वायर। k का कोएफिशिएंट कौन है? z, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? z स्क्वायर लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर नहीं जानते तो अब आप इसके साथ जान चुके होंगे कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। कैसा भी वेक्टर आपके सामने रखा हो, ओके, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अंडर रूट आई का जो कोएफिशिएंट है मतलब x, उसका स्क्वायर, प्लस j का जो कोएफिशिएंट है मतलब y, उसका स्क्वायर, और k का जो कोएफिशिएंट है दैट इज z, उसका स्क्वायर। इन तीनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर आपको देता है मैग्नीट्यूड। तो इसी फॉर्मूले को याद में रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब a चाहिए, तो कैसे मिलेगा आपको a? चाहे तो आप इस तरीके से लिख लो, मैग्नीट्यूड a वेक्टर क्या होगा? ये अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट कौन है? 1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट कौन है? 1, 1 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट कौन है? 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1। तो इन तीनों 1 को जब ऐड करेंगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा √3। तो √3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? √3 है। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग क्वेश्चन बी मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो आ जाओ, साथ में ही फाइंड करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना इस एक्सरसाइज में आप लोग। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। सो बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 7j कैप, ओके, माइनस 3k कैप। ये रहा आपका बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का हमने साइन बना लिया। क्या होता है यहाँ पे? i, j एंड k के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। सो i का कोएफिशिएंट कौन है? 2, सो 2 स्क्वायर, फिर बीच में आता है प्लस। j का कोएफिशिएंट कौन है?
-7, तो आप यहाँ लिखेंगे -7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस k का कोएफिशिएंट कौन है, -3, तो आप क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। मैम अभी कहाँ है, हाँ सिंप्लीफिकेशन कर लो ना आप, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास 4 + 49 + 9 आ रहा है, मतलब 50, 59, 62। तो इसका जो भी सोल्यूशन आ रहा है दैट इज √62। इसे सॉल्व करना यही आएगा, ठीक है। तो ये आपके बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक आखिरी वेक्टर है सी वेक्टर, चलो आओ इसका भी अपन मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। सो सी वेक्टर, ये थर्ड क्वेश्चन है, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन है सी वेक्टर। सी वेक्टर कैसा लिखा है, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप। ये आपका सी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ठीक है, कौन सी नई बात है, आप इस तरीके से लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप अंडर रूट का साइन बनाएंगे और इन तीनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम लिख देंगे, ओके। थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसको अपन। सो आपको क्या मिलेगा, 1/√3 का स्क्वायर, ओके। मतलब i का कोएफिशिएंट कौन है, 1/√3, सो 1/√3 का स्क्वायर प्लस फिर से 1/√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, -1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपके कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। i का कोएफिशिएंट 1/√3, j का कोएफिशिएंट 1/√3, k का कोएफिशिएंट -1/√3, इन तीनों के स्क्वायर का सम। तो कितना होगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इधर 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। तो मतलब आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 3/3 मतलब 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी 1। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग के 3 सेक्शन। सिर्फ आपसे कहा था मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आपको बस ये लॉजिक पता था तो आप इन तीनों क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। प्लस माइनस तो है, स्क्वायर है, ऐड करना ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए फॉर्मूला कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला, √x² + y² + z²। ये x y z कौन है, i j k के कोएफिशिएंट है। तो इतने आसानी से आपने अपने पहले क्वेश्चन को खत्म कर लिया। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप नोट डाउन कर चुके हैं, ओके। चलो क्वेश्चन 2 तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया। क्यों, ऐसा क्या पूछ रहे हैं आपसे ये लोग, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आप लोगों को 2 डिफरेंट वेक्टर्स बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम हो तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेकिन वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये डिफरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। मैम कब पता चला, अरे 10.2 का कंसेप्ट देखा है ना आपने, तो इसीलिए आपको पता है, ठीक है। वहां हमने डिस्कस किया है कि वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है, ओके। अब इस क्वेश्चन में ये हमसे क्या चाह रहे हैं, ये ऐसा चाह रहे हैं हम लोगों से कि हम ना इनको कोई डिफरेंट वेक्टर बताएं। अच्छा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। आपको कोई एक वेक्टर ए बताना है, एक वेक्टर बी बताना है। वेक्टर्स तो डिफरेंट हो, है ना, क्या बोल रहे हैं, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपसे ये चाह रहे हैं ये लोग, कुछ इस तरीके का इमेजिनेशन है इस क्वेश्चन में। वेक्टर सेम नहीं दिखने चाहिए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सोचो जरा ऐसे वेक्टर कैसे लोगे, बहुत आसान है। कोई भी एक वेक्टर ले लो, नंबर्स को यहाँ वहाँ घुमा दो, उन्हीं नंबर्स को मतलब बताओ, सुनो कैसे। देखो सपोज मैंने एक वेक्टर लिया ए, इसका नाम है i कैप, 2j कैप, 3k कैप, ठीक है। क्या बोला है इन लोगों ने आपसे, इन लोगों ने हमसे बोला है कि वेक्टर्स डिफरेंट दिखने चाहिए। मैम डिफरेंट कैसे दिखेंगे, जब दोनों के i j k डिफरेंट हो, ठीक है। कोई भी एक डिफरेंट होगा तो भी डिफरेंट होगा। तो एक काम करो, इसी वेक्टर के जो ये कोएफिशिएंट है ना, जो j का कोएफिशिएंट 2 है उसे हम i को दे देते हैं, और जो i का कोएफिशिएंट 1 है उसे हम j को दे देते हैं, और ये क्या हो गया आपका
3 एज इट इज यही है। मैंने k के कोएफिशिएंट को नहीं बदला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी सेम नहीं है मतलब आपके वेक्टर्स डिफरेंट है। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे j का 1 है, तो कोई एक भी अगर डिफरेंट है ना तो आपका पूरे वेक्टर्स कैसे होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स कैसे, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो मैम आप कैसे कह सकती हो कि यही एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का? अरे आपको बताएंगे, सुनो तो सही। बताओ पहले तो एक कंडीशन क्लियर हो रही है, क्या ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट दिख रहे हैं? डिफरेंट वेक्टर्स हैं, बिल्कुल ये वेक्टर्स डिफरेंट तो है। अब जरा इनका मैग्नीट्यूड चेक करो, सेम ही आएगा। कैसे सेम आ जाएगा? हमने किया ही किया है इसमें। जो एक पहला वेक्टर अपने मन से लिखा 1 2 3 लेके आई जे के, इनके ये 1 2 को यहाँ घुमा दिया है, ये डिफरेंट हो गए। लेकिन आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। देखो जरा, अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालूं तो आप खुद ही बताइएगा। फॉर्मूला अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? आई जे एंड के के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देना, जे का कोएफिशिएंट 2, सो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर। कितना आ रहा है जरा चेक तो करो। 1 प्लस 4 प्लस 9 मतलब 14, अंडर रूट 14, ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, अंडर रूट 14। ये तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं अपन। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या किया हमने? बी वेक्टर में कुछ नहीं किया, इन दोनों के ना ये एक्सचेंज कर दिए बस। इससे क्या हो गया? दिखने में वेक्टर्स डिफरेंट हो गए, लेकिन अभी आप जादू देखना, दोनों के कोएफिशिएंट, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। ठीक है, सो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 2, सो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना हो रहा है मैम? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। ये लो, तो ये देखा आपने क्या? दो वेक्टर्स हमने ऐसे आपको एग्जाम्पल बता दिए जो आपस में कैसे हैं? डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सो आई होप आप लोग भी बहुत आसानी से ऐसे एग्जाम्पल बना लोगे। ठीक है, तो ये क्लियर होता है, बहुत सारे बना सकते हैं एग्जाम्पल। इनने 2 डिफरेंट पूछे, हमने आपको 2 डिफरेंट बता दिए। अब आ जाइए आप लोग एग्जाम्पल 3 मतलब क्वेश्चन 3 पे। यहां पे क्या बोल रहे हैं? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अच्छा, मतलब इस बार क्या हो रहा है कि वेक्टर्स तो आपके डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, वेक्टर्स तो डिफरेंट होने चाहिए, दे शुड नॉट बी इक्वल। दोनों के आई जे के जो कोएफिशिएंट है ना, वो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब मैम डायरेक्शन का खेल कैसे खेलेंगे हम लोग? देखो सुनो, मैं फिर से बोलूंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलने वाली हूं मैं? 10.2 का कंसेप्ट वीडियो, वहां पे ना हमने एक छोटा सा लॉजिक पढ़ा था। क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, नंबर का क्या मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से? क्या बोलना है हमको? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। याद है क्या आपको? इस पे तो मैं आऊंगी, लेकिन एक हल्का सा ना आपको रिकॉल करा देती हूँ। देखो सपोज मैंने ना कोई एक वेक्टर लिया a, ठीक है, इस a वेक्टर में मैंने 2a का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि ये दोनों वेक्टर्स हैं डिफरेंट, लेकिन दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? सेम है। एक वेक्टर a था, वो ऐसा था, इसमें मैंने एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करा दिया सपोज 2 का, तो इससे क्या हो गया? इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ा क्या? वेक्टर तो a ही था, 2 का मल्टीप्लाई किया है बस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मैं इस वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो फिर से क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो सेम है। तो आप इस कंसेप्ट का ना यूज करेंगे इस एग्जाम्पल को बनाने में। ठीक है, आपको डायरेक्शन नहीं बदलना है। अगर आप कोई वेक्टर a बना रहे हो, देखो सपोज कीजिए मैंने कोई वेक्टर a बनाया जिसका नाम है i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, सपोज मैंने एक ऐसा वेक्टर बनाया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब मुझे एक और वेक्टर बनाना है, राइट? एक और वेक्टर मुझे बनाना है जो इसके बराबर ना हो, लेकिन दोनों के डायरेक्शन सेम हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये कोई वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है इसका,
मान लो कोई फिक्स डायरेक्शन है, मैंने पता है क्या किया, मैंने इसी वेक्टर में सपोज 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, 1000 का कर सकते हो, 100 का कर सकते हो, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये कंसेप्ट है कि अगर किसी भी वेक्टर में हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, अगर पॉजिटिव स्केलर है यहाँ पे तो देखो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 2i कैप, 2j कैप एंड ये क्या है 4k कैप। अब देख लीजिए ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट है, इन दोनों के i, j एंड k के जो कोएफिशिएंट्स है दे आर डिफरेंट, मतलब 100% वेक्टर्स तो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन है ना, कैसे सिखाई थी पैरेलल की कंडीशन, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ओके। सो ये रहा आपका एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का, आई होप ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है सो दैट ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएं। मैं फिर से क्या कहने वाली हूँ, 10.2 का कंसेप्ट देखो, क्योंकि वहां पे हमने ये डिस्कस किया है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो दोनों के i, j एंड k के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। अच्छा, तो इनने क्या बोला है, x एंड y की वो वैल्यूज बताओ जिससे ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो सपोज कर लीजिए आप लोग कि पहला वेक्टर a वेक्टर था और इसका नाम क्या है 2i कैप प्लस, क्या लिखेंगे हम, 2i कैप प्लस 3j कैप। दूसरा वेक्टर हमने मान लो b कहा, b वेक्टर इज व्हाट, xi कैप प्लस yj कैप। ये हमसे क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ऐसी क्या वैल्यूज होंगी x एंड y की सो दैट ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएं। हमें पता है वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के i के कोएफिशिएंट, दोनों के j के कोएफिशिएंट एंड दोनों के k के कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो ठीक है, कंपेयर कर दो, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये दो x एंड y की वैल्यूज हैं, कौन कौन, x हमारा 2, y हमारा 3। कैसे लिखा मैम, अरे दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट x है, i का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल होना है तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो x हमारा 2 होगा और इसी लॉजिक से y हमारा 3 होगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनको यहाँ रखने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, पहले ही कहा था मैंने, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। ट्राई कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ये हमसे ये चाह रहे हैं कि आप ना हमें स्केलर कंपोनेंट बता दो और आप हमें वेक्टर कंपोनेंट बता दो, ठीक है। और हम लोग ना, हम आपको वेक्टर भी नहीं बताएंगे, वो भी आप खुद ही बना लो। चलो ठीक है, इतना बताएंगे तो ये भी बता देंगे, ओके। फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बता दीजिए आप लोग उस वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट है -5,7। आओ जरा थोड़ा सा खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम ना वेक्टर बना लेते हैं, ओके। तो इनिशियल पॉइंट क्या बोला है इन लोगों ने, 2,1 बोला है, और टर्मिनल पॉइंट क्या बोला है, -5,7। अब याद करो जल्दी से, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। जब भी दो पॉइंट को आपका वेक्टर जब ज्वाइन करता है ना, तो उस वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं, याद आया आप लोगों को, 2 पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, हाउ टू मेक। तो हम यहाँ पे सपोज इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले AB वेक्टर चाहिए, क्योंकि जब हमें AB वेक्टर मिलेगा ना, तभी हम इन लोगों को जवाब दे पाएंगे कि स्केलर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 3 काम करवाया जा रहा है। फर्स्टली वेक्टर बनाओ, आपको क्या सामग्री दे दी है इन लोगों ने, आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया है, आपको टर्मिनल पॉइंट दे दिया है, आपको क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है।
दूसरा काम स्केलर कंपोनेंट बताइए, वेक्टर कंपोनेंट बताइए। हाँ मुझे पता है आप में से सब लोग इस आंसर को लाके बैठे हो, तो चलो आओ मैं भी आपको बता देती हूँ। ये 2 पॉइंट है, जब भी आपका वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है तो हम कैसे बनाते हैं उस वेक्टर को, जो भी टर्मिनल पॉइंट है उसे इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्टिव से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, मतलब -5 -2 क्या होगा, -7, फिर आप लगाएंगे आई कैप। ओके, 7 -1 कितना होगा, 6, तो ये रहा 6j कैप। तो ये बन गया है आपका वो वेक्टर। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इन्हें हमें ये देना चाहिए था और फिर हमसे पूछना चाहिए था कि स्केलर वेक्टर कंपोनेंट क्या है, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जानते हैं, हमने बना के बता दिया इनको। तो जब भी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन हो तो टर्मिनल पॉइंट के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कीजिए, i, j एंड k लगा दो। ठीक है, चलो वेक्टर तो बना लिया, अब बारी है स्केलर कंपोनेंट क्या है इसमें। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, याद है आपको, स्केलर कंपोनेंट सिर्फ स्केलर्स होते हैं, मतलब जो भी नंबर है यहाँ पे कौन है स्केलर, -7 एंड 6। ओके, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, पूरा 7i, मतलब -7i, 6j, दिस इज नोन एज वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर के जो भी कोएफिशिएंट्स है ना i एंड j के, मतलब -7 एंड 6, वो आपके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, बस ये प्लस का साइन मत लगाओ। ठीक है, -7i, 6j, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ओके, सो बहुत ही इजीली आपकी एक्सरसाइज 10.2 खत्म होती जा रही है, आप इसे देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन तीनों वेक्टर्स का हमें सम निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकालते हैं सम, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। तो सुन लो एक बार, जब आपके पास 1 2 3 4 कितने भी वेक्टर्स होना और आपको उन वेक्टर्स को ऐड करना होता है, तो जितने भी वेक्टर्स के आई वाले कोएफिशिएंट हैं वो एक साथ ऐड होते हैं। आई के बाद क्या आता है, जे वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें एक साथ ऐड करते हो, और के वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें एक साथ ऐड करते हो, तो आपको सम मिल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो सम कैसे मिलेगा इन तीनों वेक्टर्स का, आप ए वेक्टर को ऐड कर दीजिए बी वेक्टर में और इसे ऐड कर दीजिए सी वेक्टर से। सो ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है आपका आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। ओके जी, प्लस बी वेक्टर क्या है आपका, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फिर प्लस सी वेक्टर क्या है आपका, i कैप -6j कैप -7k कैप। ओके, यहाँ पे ये प्लस माइनस का खेल लो थोड़ा सा, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या करें, आप जितने भी आई वाले टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिख लो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पर ठीक है चलो लिख के दिखा देते हैं क्या जा रहा है, i -2i, ठीक, फिर क्या लिखा है, प्लस i, मैंने सारे i वाले टर्म्स एक तरफ लिख लिए, फिर -2j प्लस 4j और क्या लिखा है, -6j। आप मेरे i और j में ना कंफ्यूज मत होना, ये j को थोड़ा सा ना ऐसे बना देते हैं और i अपना ऐसे जाता है। ठीक है, प्लस k कैप, दिस इज प्लस k कैप प्लस 5k कैप -7k कैप। अब क्या करना है मैम, अरे मैम हम तो डायरेक्टली सॉल्व करके बैठे हैं। अच्छी बात है, चलो ठीक है, हमने क्या ही किया है इसमें, आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले एक तरफ। ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है अगर कोई आपको नहीं भी बताता ना तो आप खुद ही अपने इंटेलिजेंस से इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम बचपन में पढ़कर आए हैं कि जो भी लाइक टर्म्स होते हैं वो एक साथ ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स को अलग कर देते हैं। वही तो काम चल रहा है यहाँ पे, राइट। चलो ठीक है, कितने भी बड़े हो जाएं हम, लेकिन मैथ्स तो हमारा वही रहता है। आई सब चला गया, i प्लस आई 2i माइनस 2i 0, ये तो गया। यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ मिलता है क्या है ये, -6 -2 8, ये मिलता है हमें -4j कैप। इधर आ जाओ, ये क्या है, -7k प्लस 6k -k, तो आंसर क्या आया, -4j -k कैप। चेक कर लो यार इसको,
ठीक है, बेसिक सा प्लस माइनस है, ये तो मुझे पता है आप लोग सॉल्व करके बैठे हैं ऐसे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। बस ये याद रखो कि अब आपको ऐसा लगेगा कि हम तो मैम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, हमें लगा एडिशन कुछ अलग तरीके से होता होगा, वैसा ही एडिशन है। ठीक है, चलो बस याद रखिएगा, आई वाले टर्म्स एक तरफ एक साथ ऐड होते हैं, जे वाले एक साथ एंड के वाले एक साथ। तो ये काम करके यहाँ पे आंसर क्या आया, -4j कैप माइनस के कैप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, जरा रिकॉल कीजिए। वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये पूरी लाइन लिखेंगे आप लोग, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, कैसे मिलता है वो आपको मिलता है ए कैप से, एंड ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बस आपको इतना फाइंड करना है इसमें, और आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि क्या वो यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, जल्दी से एक बार मेरे साथ रिकॉल करो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप, और ये ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो सबसे पहले हम जरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्या आप लोगों को याद है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? यस मैम, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपने हमसे वो ही करवाए थे। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है वैसे, अंडर रूट बनाया जाता है, आई जे एंड के जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कौन है, 1 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 4 5 6, यानी कि अंडर रूट 6। इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ लिख दो अंडर रूट 6। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया। हमें क्या चाहिए, ए कैप चाहिए, बस अब लिखना ही तो है। आ जाओ, कैसे लिखोगे आप लोग, आप यहाँ लिखेंगे कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। ठीक है, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखो, ये रूट 6 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो सबको दे दो। तो सबको दोगे तो कैसा आएगा, ये आएगा 1 बाय रूट 6 आई कैप। ओके, सिमिलरली प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 6 के कैप। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन ने कहा था यूनिट वेक्टर बता दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। हमने कहा हम फॉर्मूला जानते हैं और हमें पता है ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्या करना है इसमें, ए कैप। ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपका गिवन वेक्टर है उसमें आई जे एंड के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर, दैट्स इट, वो मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद इस फॉर्मूले को बुलाया, ए वेक्टर लिखा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा, फिर इन सबको एक दे दिया, काम खत्म किया। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ठीक है, पी क्यू कैप निकालना है। पी क्यू कैप क्या होता है, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ठीक है, फिर आगे क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देखो अब ये लोग चाह के भी क्वेश्चन को कैसे ही टफ बनाएंगे। यहां पे क्या किया इन लोगों ने, आपको वेक्टर नहीं दिया, आपको क्या दे दिया, पी एंड क्यू के पॉइंट्स दे दिए हैं और डायरेक्शन बता दिया है। आप खुद ही वेक्टर बना लीजिए और उतना बनाने के बाद आप लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ये 2 काम आपसे करवा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, ओके, 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, एक है P, एक है Q, और P के पॉइंट क्या है, P के पॉइंट है 1 2 3, Q के पॉइंट क्या है, Q के पॉइंट से 4 5 6। तो आप आसानी से वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक वेक्टर बना सकते हो।
हाँ या ना, बिल्कुल बना सकते हैं। अब अगर किसी को जरा से भी ये परेशानी हो रही है कि मैम आपको ये सपना कैसे आया कि आपने इस क्यू वाले पे एरो बनाया है, इस क्यू को टर्मिनल पॉइंट लिया है, मुझे कोई सपना नहीं आया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि आप यूनिट वेक्टर हमें बताइए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पी क्यू वेक्टर। इनने हमें खुद ही बोला है कि पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। तो सबसे पहले तो हमें पी क्यू वेक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा? इस पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है कि जिस पे भी ये एरो होता है ना, दैट इज टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, राइट? तो आपको पी क्यू वेक्टर सबसे पहले बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं पी क्यू वेक्टर बनाने के लिए हम Q वाले पॉइंट को P वाले पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और IJK लगा देंगे। ये तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट का कंसेप्ट है। ओके, सो अब क्या करेंगे? तो हमें कोई सपना नहीं आया था कि Q पे टर्मिनल आएगा, ये तो क्वेश्चन नहीं बताया था, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखा था पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में बताओ, तो ठीक है, जैसा चाहिए वैसा हमने डायग्राम बनाया, कोऑर्डिनेट्स को लिखा, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट का कंसेप्ट वो क्या कहता है, मैंने अभी आपको रिकॉल कराया। तो उस ही कंसेप्ट का यूज लेते हुए मैं यहाँ पे पी क्यू वेक्टर बना रही हूँ। तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 - 1 क्या देगा? 3, और यहां लगा देंगे आई कैप क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, प्लस 5 - 2 कितना? 3, तो दिस इज 3J कैप। फिर 6 - 3, 6 - 3 क्या होता है? 3, तो दिस इज 3K कैप। ये है आपका पी क्यू वेक्टर जो इन लोगों ने हमें नहीं दिया, और इनने सोचा कि हम इन लोगों को पॉइंट दे देंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। ओके, हमें पता है पॉइंट दिया है तो उससे वेक्टर कैसे बनाते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका रियल क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा था कि आप हमें इस पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बता दो। तो ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर इज गिवन बाय किससे? पी क्यू कैप से। ओके, और ये पी क्यू कैप का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए जरा। पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। फिर से लिखें क्या अच्छे से एक बार? तो पी क्यू कैप क्या होगा? पी क्यू कैप होगा पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। दैट्स इट। ये क्या दे देगा आपको? इस फॉर्मूले के थ्रू आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो इस पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या फाइंड कर ले? सबसे पहले आप यहां से पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी इस पी क्यू वेक्टर की? √3² है ना, प्लस जे का कोएफिशिएंट 3², के का कोएफिशिएंट 3², इन तीनों के स्क्वायर का सम, आई जे एंड के जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम आपको क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। और इस अंडर रूट को मत भूलना, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 9 मतलब 27, और 27 का अगर फैक्टर निकालोगे आप तो आपको 3√3 मिलेगा, ठीक है? सो 3√3 आपका पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब क्या करना है? इस फॉर्मूले में रिप्लेस करो चीजों को और खुश हो जाओ। पी क्यू वेक्टर क्या आया है आपका? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू 3√3, ये लिख दिया। और हम इतने में कहाँ खुश होने वाले हैं? हमें पता है कि ये 3√3 इसका भी है, इसका भी है, उसका भी है, तो दो ना सबको। चलो ठीक है, तो पी क्यू कैप क्या आ जाएगा? 1/√3i कैप, 3 से 3 चला गया, ओके, प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है? आप ना हर एक एक्सरसाइज के ना कंसेप्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया करो, आप 101% एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। फॉर गिवन वेक्टर्स a and b find the unit vector in the direction of the vector a plus b। अब आप लोग बोलना स्टार्ट करें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है।
देखो ये कितनी बार आप यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन कर चुके हो अभी तक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से कि इन दो वेक्टर्स हमने आपको दे दिए हैं। कौन कौन से दो वेक्टर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपके सामने है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इन दोनों वेक्टर्स के सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम क्या करना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें ए एंड बी वेक्टर दिया है, उसका सम नहीं दिया। तो हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट क्या होगा? अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करती हूं तो आंसर भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो मैं कह रही हूं कि इन दोनों का जो सम है ना, उसे मैं सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ओके, कोई परेशानी की बात है क्या? नो मैम। सो लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो व्हाट इज माय ए वेक्टर? मेरा ए वेक्टर क्या है? दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहां से ये हटेगा, सो प्लस माइनस विल बी माइनस, राइट? बस इस हिसाब से रहेगा ये। तो ये आपका ए प्लस बी वेक्टर आ रहा है। अब याद करो, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? मैम, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, उनको साथ में ऐड किया जाता है। मतलब आई वाले टर्म्स साथ में ऐड होंगे, जे वाले टर्म साथ में, और के वाले टर्म साथ में ऐड होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको सी वेक्टर कितना मिलेगा? ध्यान देते रहना। सी वेक्टर आपको मिल रहा है 2 माइनस 1, मतलब क्या? 1। सो आई कैप माइनस जे प्लस जे गया, 2k माइनस के कितना? प्लस के कैप। तो ये आ गया इन दोनों का सम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, और हमने वेक्टर ए प्लस बी को क्या बोला है? सी वेक्टर। तो क्वेश्चन को हम कैसे रीड करेंगे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। इस सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बहुत आसान है, आप यहां क्या लिखेंगे? आप यहां पे लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर in the direction of C vector is given by, बोलो किससे दिया जाएगा? यूनिट वेक्टर in the direction of C vector is given by C cap, that is equal to C vector divided by magnitude of C vector, है ना? अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ये, तो है ना, कि कभी भी यूनिट वेक्टर पूछे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, और वो वेक्टर उनका डिवीजन रखना है। मतलब वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे देगा? यूनिट वेक्टर दे देगा उसके डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में भी पूछा गया है। सो सबसे पहले हम इस सी वेक्टर का ना यहीं पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सी वेक्टर का? आई का कोएफिशिएंट कौन है? 1। के का कोएफिशिएंट कौन है? 1। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, अब बारी है सी कैप को लिखने की। तो सी कैप क्या है? सी वेक्टर। व्हाट इज माय सी वेक्टर? आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू √2। अब ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा। कैसे लिखोगे आप इसे अलग अलग करके? सो दिस विल बी 1 बाय √2 आई कैप प्लस 1 बाय √2 के कैप। बस एक ही चीज बार बार करवा रहे हैं क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आई होप धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती जा रही हैं, आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से लगा पा रहे हो। बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। आपने इतने सारे चैप्टर्स जब सीख लिए ना, तो ये चैप्टर्स तो बहुत ईजी हैं। ओके, चलो अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो और इन क्वेश्चंस को बनाते चलो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस which has magnitude 8 units। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करो, आपके जवाब इसी क्वेश्चन में रखे हैं।
सबसे पहला काम मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ, ये जो भी वेक्टर दिया है ना, इसको एक नाम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वो नाम है मेरा आर वेक्टर। ठीक है, सो ये जो भी गिवन वेक्टर है इसे मैंने क्या कह दिया, इट इज आर वेक्टर। कैसे लिखा है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज माय आर वेक्टर। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर बता दीजिए और वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। आप कहोगे हम लोग पता है एक चीज पढ़कर आए हैं, क्या, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हम आपको यूनिट वेक्टर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन ने हमसे यूनिट वेक्टर नहीं पूछा है, लेकिन हम बता सकते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो ठीक है, चलो जरा आप बताइए। सो यूनिट वेक्टर, इनने हमसे क्या पूछा है, वेक्टर पूछा है, हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय, बताइए जरा किसे देंगे, इज गिवन बाय आर कैप। और ये आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक आर वेक्टर है। क्वेश्चन वाले हमसे चाहते थे कि इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में हम एक वेक्टर बता दें और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। हमने कहा देखो डायरेक्टली बताना तो पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ी सी ना ऐसी चीजें घूम के जानी होगी। हम डायरेक्टली तो वेक्टर नहीं बता पाएंगे जो इसके डायरेक्शन में होगा, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर बता सकते हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन में। हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ठीक है आप हमें यूनिट वेक्टर बता दो। तो यूनिट वेक्टर यहाँ से कितना आएगा, आर वेक्टर दैट इज 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। बताइए जरा कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर में जो भी i एंड j एंड k के कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो i का कोएफिशिएंट कौन है, 5, तो दिस इज 25, प्लस j का कोएफिशिएंट कौन है, -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट कौन है, 2, सो 2 का स्क्वायर। कितना होगा ये, 25 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, 25 प्लस 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 30 मिल रहा है। ओके, सो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे आर कैप मिल गया है। आर कैप क्या है हमारा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर इतना था, मैग्नीट्यूड √30 आ गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सो मैम आर कैप को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, ये √30 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, तो सबको दे दो। चलो ठीक है, सबको दे देते हैं अपन। सो आर कैप हमारा फाइनली आ रहा है 5/√30 आई कैप माइनस क्या लिखा है, 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ये कौन आया, ये क्या आया है मैम, आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन तभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें अचानक से उस वेक्टर तक पहुंचना है। कौन से वेक्टर तक, जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड 8 हो। लेकिन हम अचानक से उस आंसर तक नहीं पहुंच सकते, हमें कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहली स्टेप हमने क्या किया, हमने कहा देखो जो भी वेक्टर है ना, जो भी वेक्टर गिवन है, हम उस वेक्टर के डायरेक्शन में पहले एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कहा था, इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। देखो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर है सपोज, देखना आप लोग, दिस इज माय आर वेक्टर। ओके, अब इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 8। हमने कहा हम इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बता सकते हैं, मतलब इतना, सपोज यहां से लेके यहां तक क्या है, 1 मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, आर कैप। तो मैंने ना एक प्लान बनाया, क्या कि मैंने डायरेक्टली 8 यूनिट वाला वेक्टर बताने की जगह सबसे पहले इसमें यूनिट वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड 8 होता है। तो इससे क्या फिक्स हो गया, डायरेक्शन फिक्स हो गया कि 100% इसी के डायरेक्शन में है और 1 यूनिट का है। क्वेश्चन को क्या चाहिए, हमसे 8 यूनिट चाहिए, तो आप 1 यूनिट में 8 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको मिल जाएगा जो आंसर क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है,
क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? इनने आपसे वेक्टर पूछा है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। हमने कहा देखो डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हम सबसे पहले आपको इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वाला वेक्टर बता देंगे। एक यूनिट वाला वेक्टर क्या आया? आर कैप आया। अब हमें कितने यूनिट वाला वेक्टर चाहिए था इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में? 8। कर दो ना 8 से मल्टीप्लाई। ये तो वही स्टोरी प्रॉब्लम्स है बचपन वाली कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 8 चॉकलेट कितने की होगी? वही लॉजिक है ना, 8 इंटू 5 40, तो वही तो काम करना है, राइट? तो आपने क्या किया, आपने इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर बना लिया, एक मैग्नीट्यूड वाला। हमें 8 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए तो 8 का कर दो मल्टीप्लिकेशन आर कैप में, हो जाएगा आपका काम और क्वेश्चन भी खत्म। ओके, सो मैं इसे हटाती हूं और अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाती हूं। सो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इज गिवन बाय, ये पूरी लाइन आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे 8 आर कैप का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो आपके पास आर कैप ये आया है, 8 आर कैप से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 8 जा 40, 40i डिवाइडेड बाय √30, फिर क्या है माइनस 8 1 जा 8, सो 8 बाय √30, दिस इज योर जे कैप। फिर क्या है 8 2 जा 16, तो 16 अपॉन √30, ये रहा के कैप। आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं हुई है और आप एक एक चीजें यहाँ समझ गए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। डिफिकल्ट है क्या? नहीं है डिफिकल्ट, समझ गए हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके चलो, आई होप आप इसे समझ चुके हैं, आपने नोट डाउन किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर्स आपके सामने हैं, आपको ये शो करना है कि ये दोनों कैसे हैं, कोलीनियर है। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी भी वेक्टर्स को कोलीनियर प्रूव करने अगर आता है, आपको रिप्रेजेंट करने आता है, शो करने आता है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि किसी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर बता दीजिए, या फिर इन दोनों के जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं इन्हें प्रोपोर्शनल बता दो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके ऊपर है आपको किस मेथड के साथ खेलना है। ओके, सबसे पहले हम इस वेक्टर को ना कुछ नाम दे देते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस वेक्टर का नाम हमने दिया ए वेक्टर। क्या है ये? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज माई ए वेक्टर। बी वेक्टर सपोज मैंने इसे दे दिया, क्या नाम है इसका? माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स a एंड b हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप ये शो कर दीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर्स आपके कोलीनियर हैं। तो मैं इसमें पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया था ना, पहला लॉजिक, उस लॉजिक से इस क्वेश्चन को शो कर रही हूं। वी नो दैट वेक्टर्स आर कोलीनियर इफ, अगर ऐसा हो जाए, हम क्या पढ़ के आए हैं, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट ओके टू वेक्टर्स आर कोलीनियर, ये सब चीजें आप लिख लेना। टू वेक्टर्स आर कोलीनियर, कब होते हैं दो वेक्टर्स कोलीनियर? आपके पास दो रास्ते हैं, जिस भी रास्ते पे चलना है आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले रास्ते पे चल रही हूं। पहला रास्ता क्या कह रहा है कि बी वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बता दीजिए, जहां पे लैम्डा क्या होता है? लैम्डा कोई भी स्केलर होता है, नॉन जीरो स्केलर होता है। ओके, सो ये कंडीशन है, ये हम जानते हैं। जरा चेक करते हैं, अगर इन दो वेक्टर्स में ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम बहुत आसानी से कह देंगे कि यस दीज टू वेक्टर्स आर कोलीनियर, राइट? तो क्या करें, एक काम करते हैं, बी वेक्टर से ही बातें करते हैं। तो हमारा जो बी वेक्टर है ना, क्योंकि इसमें से कॉमन लेने की पॉसिबिलिटी है, यहां से आप क्या कॉमन लोगे? यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, है ना? तो इसलिए मैंने बी वेक्टर को उठाया। तो बी वेक्टर कैसा है मेरा? माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ओके, तो मैं ऐसा प्लान बना रही हूं कि इसमें से ना -2 कॉमन ले लूं, और क्या कॉमन ले पाऊंगी? -2 कॉमन ले लिया मैंने। -2 कॉमन लिया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2i माइनस 3j माइनस नहीं प्लस 4k कैप। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर में से 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या, सॉरी -2 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया? 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। अब आप जरा चेक करो
क्या यही आपका ए वेक्टर है? चेक करो, हाँ ए वेक्टर क्या है, 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। खुश हो जाओ, इसे किससे रिप्लेस कर देना, ए वेक्टर से। सो बी वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये तो कुछ इसके जैसा ही रिप्रेजेंट हो गया, जहां पे लैम्डा हमारा -2 हो रहा है। हम बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने इस वेक्टर को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो कभी भी 2 वेक्टर्स आपके सामने आते हैं जिन्हें आपको कोलिनियर प्रूव करना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये जो मैंने करके दिखाया, दूसरा रास्ता कि इनके जो भी डीआरस हैं, कमेंट सेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स के आप मुझे डीआरस लिख के बताएंगे। डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियोज। ओके, सो इन दोनों के जो भी डीआरस हैं, अगर वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि यस these 2 vectors are collinear। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मेथड से ट्राई किया, मैंने बी वेक्टर को लिखा। बी वेक्टर को क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बी वेक्टर में क्षमता है कुछ कॉमन लेने की, वहां से आप कुछ कॉमन बाहर ले सकते हो। ए वेक्टर से क्या कॉमन लेते, ठीक है, तो मैंने बी वेक्टर से -2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहां जो कुछ भी आया वो कौन था, वो तो ए वेक्टर था। और हम जानते हैं ये -2 क्या बन जाएगा, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, कोई नॉन जीरो स्केलर। तो बिल्कुल ठीक है, हमने अपने गिवन वेक्टर्स को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, हमने पूरा डिस्कशन किया है अपने 10.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट वीडियो में। वो वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइन बताना है मुझे इस वेक्टर का। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को एक नाम देंगे। आओ इसे कुछ नाम दें। क्या नाम देना चाहते हो आप लोग? चलो ए वेक्टर नाम दे दिया, तो इसका नाम है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब किस किस को याद है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं बताओ? मैम जो भी वेक्टर आपको गिवन है ना, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर बना लो। और हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, उसके i, j एंड k के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही आपके डीसीज होते हैं, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने कहा मैं वही काम कर रही हूं। मैं यहाँ पे ए कैप निकालने की कोशिश कर रही हूं। तो ए कैप क्या होता है? ए कैप आपका क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो ए वेक्टर क्या है मेरा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चिल्ला के बोलो, आंसर कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट आई, जे एंड के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो आई का कोएफिशिएंट 1, सो 1 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 2, सो 2 स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना होता है ये? 3 का स्क्वायर, 6 मत लिख देना, 9, 9 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 क्या 5, या फिर एक काम करो 9 प्लस 1 10 14। ठीक है, चलो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये तो मन में कर लिया करो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। ठीक है जी, अब बोल रहे मैम हमने तो मन में कर ही लिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? रूट 14 आया। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दो, है ना, अलग अलग करके लिख देते हैं अपन। तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 1 बाय रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाय रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाय रूट 14 के कैप। चलो अब बताओ जल्दी से डीसीज कितने आ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे हैं? याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपसे पूछे आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर के जो भी आई, जे एंड के कोएफिशिएंट्स होते हैं वही आपके एल, एम और एन होते हैं। तो यहाँ पे जो ये डीसीज आ रहे हैं वो कितने हैं? दिस इज 1 बाय रूट 14 कॉमा 2 बाय रूट 14 कॉमा क्या लिखा है 3 बाय रूट 14। तो दिस इज माई डीसीज और ये क्वेश्चंस होते हैं खत्म। ओके, मजा आया?
कंसेप्ट याद रखो, सारे क्वेश्चंस खत्म कर दोगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैम क्वेश्चन रीड तो कर दो, चलो ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हाँ, कितना आंसर आया? सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपसे सब सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। सुनो, यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वेक्टर नहीं दिया है, आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं जब भी दो पॉइंट गिवन होता है उसमें से वेक्टर कैसे बनाया जाता है। ओके, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्वेश्चन वाले कितने अच्छे हैं, उनने आपको डायरेक्शन भी दे रखा है कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो आप फिगर बनाएंगे ना इस क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरीके का बनाएंगे, राइट? यहाँ पे पॉइंट है, so this is my initial point, this is my terminal point। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है it is directed from A to B, मतलब बेसिकली आपको ए बी वेक्टर की बात की जा रही है आप लोगों से। ओके, क्या बोला है कि दो पॉइंट्स हैं और जो भी इस पे वेक्टर बनेगा ना, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए इनिशियल है, बी टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 -2 एंड 1। ओके, दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब क्या करें? क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उस वेक्टर का जो कैसे बना है, जो ऐसे बना है। कैसे? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और डायरेक्शन है उसकी ए टू बी। मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे वेक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, हाँ, और फिर हम आपको बताएंगे डीसीज। हाँ, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बना लो आप ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल बी है, इनिशियल ए है, तो इसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाइए और एक्स वाई एंड जेड के बाद आई जे एंड के लगाते रहिए। ठीक है, मतलब -1 कितना? -2, सो -2 आई कैप। फिर बीच में प्लस आता है, आगे देख लेते हैं अपन। यहाँ क्या है? -2 कितना? -4, सो -4 जे कैप। आगे आओ, प्लस है ना, 1 -3 कितना? 1 + 3 4, सो दिस इज 4k कैप। तो ये क्या बना मेरा? ये बना मेरा ए बी वैक्टर। ओके, आई होप आपको फॉर्मूलेज याद है, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके जी, चलो, ये तो ए बी वैक्टर आया है, अभी तो रियल काम करना है। रियल काम क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन बताने इस ए बी वैक्टर के। ठीक है, मैं डायरेक्शन कोसाइन बता दूंगी, आप मुझे एक डायरेक्शन रेशियो का पेयर बता दो, मतलब एक डायरेक्शन रेशियो बता दो इसका, एक मतलब ABC बता दो। ठीक है, चलो ये आपका काम है। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए खुला हुआ है। इसके DR बताओ, मैं इसके DC बता रही हूँ। तो ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया है। DC बताने के लिए हम जानते हैं बहुत दूर हमें ट्रैवल नहीं करना है, हमें इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेना है। सो ए बी कैप क्या होता है? ए बी कैप होता है ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। सो व्हाट इज माय ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर है -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड। चलो, सो अंडर रूट -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस -4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 36 आ रहा है ये। ठीक है, सो यहां हमें क्या मिला है? ए बी कैप हमारा आ रहा है -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप डिवाइडेड बाय √36। अब ये ऐसे किसको पसंद आ रहा है? अलग अलग करो। ठीक है जी,
सो ए बी कैप इज इक्वल टू -2/√36 आई कैप -4/√36 जे कैप प्लस 4/√36 के कैप। ओके, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। चाहिए क्या था? डीसी। डीसी क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स के आई, जे एंड के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे ये एल है, ये पूरा एम और ये पूरा एन। सो इसके जो डीसीज आ रहे हैं दैट इज माइनस क्या 2/√36 कॉमा -4/√36 ओके कॉमा 4/√36। एक बात बताओ, ये √36 लेके घूम क्यों रहे हैं अपन? √36 क्या होता है? 6 ना। चलो लिखो यहाँ पे 6 लिख दो। दिस इज 6, ये रहा 6 और ये भी रहा 6। सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो ना इसे। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 और यहाँ पे भी 2 2 2 3। ये है परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आप बहुत आसानी से चीजों को समझ चुके हैं कि कभी भी अगर हमें 2 पॉइंट दे देते हैं तो वेक्टर कैसे बनाया जाता है। वेक्टर बनाने के बाद हम उसी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डीआर बताते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन था, खैर मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्टिल आप आंसर लिखेंगे। और फिर अगर किसी वेक्टर को आपको दिया हुआ है और आपसे उसी वेक्टर के डीसीज पूछे तो आप यूनिट वेक्टर बनाइए। यूनिट वेक्टर के जो भी आई, जे एंड के कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर नोन एज डीसीज। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कीजिए। शो दैट द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप एक्सिस बना लीजिए। दिस इज O मतलब ओरिजिन, ये रहा एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर आपको गिवन है ना, इस वेक्टर का चलो कुछ नाम दे देते हैं अपन। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें ये शो करना है कि ये जो आपका ए वेक्टर है ना, ये इन तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये तीनों एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है ना, एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, आपका ए वेक्टर वो इक्वल है। ओके, तो हमें क्या शो करना है? हमें सपोज आप कर लीजिए कि दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, हमें नहीं पता कहां से है, सपोज दिस इज माई ए वेक्टर। तो हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये जो बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये जो गामा बना रहा है, कौन? ये ए वेक्टर। ये तीनों एक्सिस के साथ ये जो भी एंगल बना रहा है, दीज एंगल्स आर इक्वल। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। हमें क्या बताना है कि अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो। क्या करना है? शो करना है कि ये जो वेक्टर ए है, ओके, ये इन तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे, ये जो वेक्टर ए है ये तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा ये तीनों एंगल्स आपके बराबर है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैम ये एंगल्स कैसे लेकर आए? अरे सुनो तो सही, आपके पास एक वेक्टर है ए, आपका टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में? आपको कैसे भी करके अल्फा, बीटा, गामा को बराबर बनाना है। ठीक है, एक काम करो, अगर अल्फा, बीटा, गामा को बराबर बताना है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर हम इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को बराबर बता दें तो भी एक ही बात है ना। हमारा टारगेट क्या है? इक्वली इंक्लाइंड शो करना, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये आपका टारगेट है बताना। ठीक है, तो हमने कहा एक काम करो, अल्फा, बीटा, गामा को इक्वल बताने की जगह कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बराबर बता दो। आप बोलोगे ठीक है मैम, लेकिन वो कैसे बताओगे? अच्छा, एक और आइडिया है मेरे पास। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होते हैं? याद करो, एल, एम और एन, राइट। तो यहां पे मैं अगर कैसे भी करके एल, एम, एन को इक्वल बता देती हूं, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या बता रही हूं कि ये जो वेक्टर ए है ये इक्वली इंक्लाइंड है ये तीनों एक्सिस के ऊपर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो हमें बताना था इस क्वेश्चन में क्या कि ए वेक्टर अल्फा, बीटा, गामा तीन इक्वल एंगल्स बना रहा है।
हमने कहा नहीं बता पाएंगे, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास कि अल्फा बीटा गामा की जगह हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को इक्वल बता देंगे। चलो ठीक है, कह तो दिया, लेकिन कैसे बताओगे? फिर हमें एक और प्लान आया कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है? LMN। तो अगर हम इस क्वेश्चन में LMN मतलब DCs को इक्वल बता दे, डायरेक्शन कोसाइंस को इक्वल बता दे, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस वेक्टर A इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन बताना है, और डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का कैसे फाइंड करते हैं आप लोग जानते हैं। आपके पास वेक्टर A है और इस वेक्टर A का डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं यूनिट वेक्टर, है ना? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सो A वेक्टर क्या है मेरा? I कैप, J कैप, K कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना? 3। ठीक है, इन तीनों के स्क्वायर क्या आए? 3 आए। अब क्या करो, इसे अलग अलग दे दो। अलग अलग आप देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1/√3 I कैप प्लस क्या? 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। ये सब हमने क्यों किया? ये सब हमने DCs को निकालने के लिए किया, क्योंकि एक बार अगर हम L, M और N को इक्वल बता देंगे, मतलब हम इनडायरेक्टली ये बता पा रहे हैं कि दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, तो इसलिए हमने DCs निकाले। अब जरा चेक करो इस क्वेश्चन में कि आपका L क्या बना? L कितना आ रहा है? I का कोएफिशिएंट कौन है वो? 1/√3। M क्या है आपका? 1/√3। N क्या है आपका? 1/√3। ये तीनों कैसे आ गए? देखो ना, चेक करो, L, M, N कैसे आ गए? बराबर आ गए। बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है? आपका L बराबर है M से और M बराबर है N से। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि cos अल्फा बराबर है cos बीटा से और cos बीटा बराबर है cos गामा से। इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर है बीटा से और बीटा बराबर है गामा से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटी सी चीजें आपको सोचनी थी यहाँ पे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या? कि ये वेक्टर इन तीनों एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, ये बराबर होने चाहिए। तो उसे बराबर आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आई होप आप समझ गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? ये तो सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ना? चलो ध्यान से सुनना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally and externally। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब डायग्राम की बारी है, बहुत ध्यान से सुनते चलना, आप आसानी से कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R। ये पॉइंट R ने क्या किया है? जो एक लाइन थी जो बनी कैसे है? P एंड Q पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसे उसने डिवाइड किया है। किसने? पॉइंट R ने। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं P एंड Q, वहां कोऑर्डिनेट्स रखते हैं और एक R पॉइंट को रखते हैं। ठीक है, सो ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, ये रहा पॉइंट R। ठीक है, इस R पॉइंट ने क्या किया है? ये जो PQ है ना, PQ जिनके पोजीशन वेक्टर्स, P का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये, तो ये लो यहां से बनाओ पोजीशन वेक्टर, दिस इज O। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, सो P वेक्टर का जो क्या है? पोजीशन वेक्टर है, मतलब A कितना है वो? A वेक्टर ये है आपका I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। इस तरीके से बना लिया। ओके, फिर इन्हें क्या बोला है? एंड Q whose position vector is this। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? Q का पोजीशन वेक्टर है आपका ये, और इसे हम B वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये लो आपका पोजीशन वेक्टर, किसका? Q का और P का, दोनों तैयार है। फिर क्या करना है? इन द रेशियो 2:1।
अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट आर। इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब आर वेक्टर, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू, ओके, हाँ, पी एंड क्यू, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, पी का पोजीशन वेक्टर ये है, क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है रिस्पेक्टिवली, इन द रेशियो 2:1। तो ये आर पॉइंट 2:1 के रेशियो में इस पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का इंटरनली, तो हमने इंटरनली के बारे में अब हमें सोचना है, ठीक है। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम बनाने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ से बनाते हैं, मतलब ओरिजिन से, तो इसीलिए ऐसा गया, ये पी क्यू डायरेक्शन ऐसा आया और ओ क्यू आपका ऐसा आया, ठीक है। आर पॉइंट क्या कर रहा है, पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। अब याद करो इंटरनल सेक्शन डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस बताए थे और कहा था फॉर्मूले को एकदम फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने m बनाया था, है ना, रेशियो, और यहाँ n बनाया था, और पूरा डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप का था। तो क्या करते थे, ये इससे दूर है, ठीक है, तो m का मल्टीप्लिकेशन किससे, b से, mb, प्लस n का मल्टीप्लिकेशन a से, na, डिवाइडेड बाय m प्लस n, ओके। तो इसी फॉर्मेट पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना कि पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज गिवन बाय mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमने लगाया है, दिस इज m, pr हमेशा आपका n रहेगा, rq या qr आप हमेशा n लेना, ठीक है, ये a, ये रहा b, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम। वैल्यूज रख दें अपन, चलो। सो r वेक्टर इज इक्वल टू m कितना है 2, b कितना है ये, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, कौन है ये, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन ए, एन है 1, ए है दिस, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ओके, डिवाइडेड बाय m प्लस n, 2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। यहाँ पे देखो r वेक्टर कितना आएगा, r वेक्टर सिंप्लीफाई करो, आप जानते हो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में लिखे हर एक टर्म से होता है, सो माइनस 2i, ओके, प्लस 2j प्लस 2k प्लस यहाँ पे लो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ओके, डिवाइडेड बाय 3। चेक करो सब ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया है, बस ऐड कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स साथ में ऐड होते हैं, मतलब i वाले कोएफिशिएंट्स आप साथ में ऐड करेंगे, ओके। तो इसे नेक्स्ट पेज पे ले चलें क्या अपन, या फिर यही लिख दें, यही लिख दें, नेक्स्ट पेज पे चलो, आ जाओ। सो हमारा जो r वेक्टर आ रहा है इंटरनल डिवीजन के केस में कितना आ रहा है, चेक करो, -2 प्लस 1 -1, तो दिस इज माइनस आई कैप, फिर क्या है 2j प्लस 2j 4j, आपको मिला यहाँ पे प्लस 4j, ओके जी, फिर 2k माइनस k, 2k माइनस k, तो दिस इज k प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3, ठीक, चेक करो जल्दी से एक बार, -2 प्लस 1 -1, 2j प्लस 2j 4j प्लस 2k माइनस k डिवाइडेड बाय 3, कर दिया हमने 3 से डिवाइड, अलग अलग करो इसे, सो r वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ये रहा आपका इंटरनल डिवीजन वाला केस, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई परेशानी की बात नहीं थी, आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, और पढ़ाते वक्त भी मैंने कहा था इस डायग्राम को ना एकदम माइंड में सेट कर लो, बहुत आसानी से आंसर लेके आ जाओगे, ठीक। चलो, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जब इस r ने इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड किया है तब आपका आंसर क्या आएगा, ओके। इसे हटाया जाए और एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर चला जाए। सो वही क्वेश्चन है,
ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है हमें इसमें, हम उसी क्वेश्चन को डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज P और ये कौन था आपका, दिस इज Q, ठीक है, PQ। और उसके बाद क्या बोला है कि पॉइंट R ने इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड किया है, तो मतलब बाहर की तरफ जाइए आप, दिस इज R पॉइंट, ठीक है। PR हमेशा कितना लेना था आपको, M लेना था, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो PR क्या ले लो आप, M ले लो। सो यहां से लेके यहां तक का जो डिवीजन है दैट इज M। और QR क्या ले लो, N ले लो। ये क्या बनाया मैम, ये मैंने R बनाया है, अच्छा बनाऊं क्या, हाँ, दिस इज R, ठीक है। फिर क्या बोला है, P का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज दैट, उसे बना लो। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, P का A से रिप्रेजेंट करो, कितना है, ये है आपका I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ये P का पोजीशन वेक्टर है। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, उसे भी बना लेते हैं, ऐसा, कितना है, B वेक्टर। सो B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, बना लिया, हाँ मैम बना लिया, ठीक है। फिर क्या चाहिए इनको चाहिए इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब यहां से अभी कितना अच्छा नहीं बन पाया ना ये, इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहां से इस पॉइंट O को ज्वाइन कर रहा है, ये रहा इस तरीके से, हमें चाहिए ये R वेक्टर, ये R वेक्टर चाहिए जो कि इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और इस R ने पता है क्या किया है, इस R पॉइंट ने इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड किया है इन द रेशियो 2:1, मतलब यहां पे आप M की वैल्यू 2 ले लेना और N की वैल्यू कितनी ले लेना, 1 ले लेना, ठीक है। ये MN हो गए, ये AB हो गया। कैसे निकालते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है, क्या होता है, R वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ कैसे, M का मल्टीप्लीकेशन B वेक्टर से, तो MB आप लिखेंगे यहाँ पे MB माइनस ना मतलब NA, N का मल्टीप्लीकेशन A से, सो NA डिवाइडेड बाय क्या, M माइनस N, ओके। वैल्यूज रख दे और आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो R वेक्टर कितना आ रहा है, M कितना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन B से करना है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लीकेशन B से, तो कितना आएगा, -2I, ठीक, प्लस 2J, बिल्कुल ठीक, प्लस 2K, फिर माइनस NA, तो कितना आएगा, साइन बदल जाएंगे सबके, ठीक है, क्योंकि N तो 1 है, A ये रहा, बीच में माइनस का साइन है, इन सबके साइन में डायरेक्टली बदल रही हूं। तो दिस इज -I कैप माइनस 2J प्लस K कैप, ओके जी। M माइनस N, दो में से एक गया, एक क्यों ही लिखूं उसे, मैं नहीं लिख रही, राइट। अब क्या करना है, I वाले कोएफिशिएंट साथ में, J वाले साथ में, K वाले साथ में, जैसा साइन है वो काम कर दो, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, ठीक है। सो R वेक्टर इज इक्वल टू -2 -1 -3I कैप, फिर क्या है, 2 -2, J वाले टर्म्स चले गए, 2K प्लस K 3K, ये लो खुश हो जाओ, ये R वेक्टर के मतलब जो पॉइंट R था ना उसका पोजीशन वेक्टर आ गया है, कितना आया है, -3I प्लस 3K कैप, ओके। क्वेश्चंस तो वही सब कुछ है, सेक्शन फॉर्मूला पहले भी पढ़कर आए हो, बस यहाँ पे वेक्टर से खेल रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूलेस को याद रखो, डायग्राम को याद रखो, आप आसानी से इसके आंसर लेके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो हमने जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना तब 3 केस पढ़े थे, ये थर्ड केस वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हम इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट का चाहिए जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, तो एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन। ये थर्ड केस ही है आपका, याद है कि नहीं, दिस इज P पॉइंट, ओके। मानो ये क्या है, ये है आपका Q पॉइंट, ओके। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2 3 4, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 4 1 -2। हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए जो इन दोनों को क्या कर रहा है,
एकदम इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब P एंड Q का वो मिड पॉइंट है। तो दिस इज माई पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट R, ठीक है। इसने क्या किया, ये एकदम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर है, बराबर है मतलब 1:1 का रेशियो है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें इस R पॉइंट का क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो ये लो, हमने O से ज्वाइन किया, मतलब ओरिजिन से, दिस इज R वेक्टर, ओके। अब चाहे तो इनके भी पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP निकाल सकते हैं, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या नाम है इसका, OQ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये पोजीशन वेक्टर A वेक्टर क्या होगा, 2i। याद करो पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनके बस पीछे i, j एंड k लगा दो। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, b वेक्टर सपोज, ठीक है। तो b वेक्टर क्या है, दिस इज 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये डायग्राम हमने बना लिया है। R क्या है, मिड पॉइंट है, हमें क्या चाहिए, इस R के पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, जो आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वहां पे बस M और N को किससे रिप्लेस कर दो, 1 1 से रिप्लेस कर दो। यानी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर R वेक्टर आएगा, दिस विल बी A प्लस B, मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिड पॉइंट चाहिए इस पॉइंट R का, जिसने इस PQ को क्या किया है, इक्वली डिवाइड किया है। तो इक्वल डिवीजन है, मतलब रेशियो बराबर है 1:1 का। इंटरनल डिवीजन का ही केस होता है ये। तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N, तो यहीं पे M और N को किससे रिप्लेस करना है, 1 1 से रिप्लेस करना है। तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ओके। सो A वेक्टर क्या है रख दो, B वेक्टर क्या है वो भी रखो, और R वेक्टर निकाल लो आप लोग। A वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस B वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस j कैप, ये प्लस बहुत ज्यादा स्टाइलिश बन गया है, इसको हटाओ, दिस इज 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है, माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद R वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6i, ओके, 3j प्लस j 4j, ठीक, 4k माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 2। कितना बन रहा है ये, 2 कॉमन ले लो सबसे, तो दिस इज 3i कैप, ओके, 2j कैप, बिल्कुल ठीक है, प्लस k कैप। तो ये आ रहा है उस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, जो PQ का क्या है, मिड पॉइंट है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। 2 हमने वहां से कॉमन लिया, तो 3i प्लस 2j प्लस k कैप, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक नया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C with the position vectors A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle। देखो सुनो क्या बोल रहे हैं ये लोग, आपको ये बताना है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ राइट एंगल है, मैं तो ऐसे ही हवा में एक ट्राइंगल बना रही हूँ, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम है A, B और C, ठीक है। मुझे ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे शो करते हैं, किसी की याद आ रही है आप लोगों को, किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। अगर आपको अपने ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है या शो करना है, तो अगर आप ये स्टेटमेंट प्रूव कर दें, कौन सी स्टेटमेंट, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आप अगर अपने इस क्वेश्चन में ये लाइन शो कर दें कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ओके, अगर ये स्टेटमेंट आप लेके आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो भी हमें ट्राइंगल गिवन है ना, वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है इसमें कि एनी टू साइड उनके स्क्वायर का सम
थर्ड साइड जो भी होगी, थर्ड साइड उसके स्क्वायर के सम के बराबर, उसके स्क्वायर के बराबर आ रही है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड अगर कर रहा है, जितनी भी साइड्स हैं आपके ट्रायंगल में, ऑफ कोर्स 3 साइड ही हैं, अगर ये तीनों साइड इस स्टेटमेंट को होल्ड कर जाती है तो हम कह देंगे कि यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप ये बातें क्लियर है। और ऐसे ट्रायंगल तो आपने कब से प्रूव कर रखे हैं, बचपन से ही, ठीक है, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल शो करते हैं ये चीजें आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे आपको किसके साथ खेलना है, यहाँ पे आपको वेक्टर्स के साथ खेलना है। आपके पास 3 पॉइंट हैं ए, बी एंड सी, उन तीनों पॉइंट के आपको ना पोजिशन वेक्टर दे दिए हैं और आपको बताना है क्या ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बात सुनो मेरी, थोड़ी सी पोजीशन वेक्टर के ऊपर एक हल्की सी नॉलेज मैं आपकी चेक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सपोज पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर का ना जो कंपोनेंट फॉर्म है दैट इज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका कंपोनेंट फॉर्म मैंने दे दिया है इस पोजीशन वेक्टर का। क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? यस मैम, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो ना, दिस इज एक्स वाई जेड, ऐसे ही पढ़ के आए हो ना। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जानते हो और ये OP एक पोजीशन वेक्टर है तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस इनके पीछे I, J and K लगा दिया जाता है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, वाइस वर्सा, एक ही चीज है ना। तो यही लॉजिक मैं अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, आई डोंट नो, बस मैं तो एक रफ फिगर बना रही हूँ, इस टाइप का मैंने बना दिया है इस फिगर को। तो यहाँ पे इन्हें क्या बोला है कि इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो ये है, मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा ओरिजिन, यहाँ से इसको ज्वाइन किया होगा डेफिनेटली, तो दिस इज OA और कितना दिया है, ये A वेक्टर दिया है। तो मैं ऐसे बना के अपने डायग्राम को कॉम्प्लेक्स करने की जगह ये छोटा सा लॉजिक जानती हूँ, इस लॉजिक की हेल्प से मैं आपको A के कोऑर्डिनेट्स बता सकती हूँ। सही बात है ना। तो चलो ठीक है, इसी लॉजिक का मैंने हेल्प लिया और A के ना कोऑर्डिनेट्स बता दिए। क्या है A के कोऑर्डिनेट्स, 3 -4 और कौन है ये, -4, ठीक है। ये आपके A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस कंसेप्ट का मैंने यूज किया है। इन लोगों ने बोला है कि ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं ABC, उन तीनों पॉइंट के हम आपको पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं। आप कहोगे कितना भी डरा लो, इस क्वेश्चन में हम डरने वाले हैं नहीं। हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब उन लोगों ने हमें इनडायरेक्टली इन तीनों पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कोऑर्डिनेट्स को देखना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 -4 और -4 A के कोऑर्डिनेट लिख दिए। ऐसे ही इन लोगों ने आपको B का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो B के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। कितने हैं वो, B का कोऑर्डिनेट दिस इज 2 -1 और 1, सो 2 -1 1, ये आपका B का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया, हम बस अपने आप से बनाए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए क्या, AB BC, BC मतलब C का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, क्या है वो। हम पोजीशन वेक्टर से बात नहीं करेंगे, हम उस पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3 -5, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए हैं। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है इस ट्रायंगल को ये प्रूव करने की कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो ये आप मैम पाइथागोरस थ्योरम से करने वाले हो, हाँ जी बिल्कुल। वहां पे आपको खेलना होता है 3 साइड से, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल की 3 साइड की लेंथ चाहिए होगी, हाँ। आपके पास इस ट्रायंगल में बस 3 कोऑर्डिनेट्स है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपको क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ AB चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ BC चाहिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CA चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको AB वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो AB वेक्टर कितना बनेगा, AB वेक्टर आपका AB, मैंने AB बोला। देखो इस क्वेश्चन में ना कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से बना रहे हो। आप चाहो तो इसे क्या है, ये CA बनाया, मैं इसे AC भी बना सकती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है। चलो एक काम करो, इसको मैंने AC बनाया ना, इसको CA ही बना लो आप लोग, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन में, हम तो बस हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अगर आ जाता है क्या,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और बता देंगे कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे मिलता है? आप जानते हो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 2 - 3 कितना होगा? 2 - 3 कितना होता है? -1, सो दिस इज माइनस आई कैप। -1 -4 मतलब -1 + 4 कितना? -1 + 4 कितना? 3, सो दिस इज 3j कैप। 1 -4 मतलब 5, दिस इज 5k कैप। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया है। यहीं पे हम अपने ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आएगा मैग्नीट्यूड? √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 9 + 1 10, 10 + 25 35, तो ये कितना आया? ये आया आपका √35। ठीक है, हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए ना बाद में, तो इसका स्क्वायर निकाल ले। इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। ओके जी, ए बी के बाद मैं जा रही हूँ बी सी फाइंड करने। सो बी सी वैक्टर क्या होगा? सी मैंने टर्मिनल पॉइंट लिया है, टर्मिनल से सब्ट्रैक्ट करते हैं इनिशियल को। सो हमें मिल रहा है 1 -2 -1, सो माइनस आई कैप। -3 -1 -3 + 1 -2, this is -2j cap। -5 -1 6 -6k कैप। सब ठीक है ना? बी सी, सी में से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। 1 -2 -1 -3 + 1 -2, -5 -1 -6। ठीक है, अब क्या करना है? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर कितना होगा? देखो तो जरा, √, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ रहा है? 36 + 4 40 41, √41, लेकिन हमें तो चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, सो दिस इज 41। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आप चाहो ना तो एक काम करो, कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो ऐसा लिख के इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लिया करो कि ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 35 है। ठीक है, ये √41 आया है, लिखे रहने दो। आगे क्या लिख देना? आगे लिख देना कि बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 41 आया है। अब ए बी बी सी फाइंड कर लिया, अब बारी है सी ए की या फिर ए सी की। ओके, हमें डायरेक्शन का कोई ज्ञान नहीं है इसमें, हम अपने हिसाब से डायरेक्शंस बना रहे हैं और अपने वेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैंने ए सी लिया। सो ए सी वेक्टर क्या होगा? C से A वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। C टर्मिनल है, A मेरा इनिशियल है। सो 1 -3 -2i, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2i कैप। इसके बाद -3 -4 मतलब j कैप। ठीक है, प्लस j कैप, आपने लिखा प्लस j कैप। इसके बाद -5 माइनस प्लस, तो -5 + 4 -k कैप, सो दिस इज -k कैप। दिस इज AC वेक्टर। हमें क्या चाहिए? हमें तो लेंथ से मतलब है, वेक्टर बनाना तो सिर्फ एक बहाना था, मैग्नीट्यूड तक पहुंचना था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मॉड ले लो इसका, √, क्या लिखोगे आप लोग? √, -2 का स्क्वायर 4 प्लस j का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, k का कोएफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? दिस इज कितना? 4 5 और 6, ये आ रहा है 6, √6। हमें तो लेंथ चाहिए, वो भी स्क्वायर वाली, तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, हमने ए बी मैग्नीट्यूड, हमने ए बी निकाल लिया। ठीक है, हमने बी सी फाइंड कर लिया और हमने ए सी फाइंड कर लिया। ए बी कितना आया हमारा? ए बी 35, √35, लेकिन हमें स्क्वायर से मतलब है ना, चेक करते रहना आप लोग। सी 35, क्या क्या आया है आपके पास? एक आया है लेंथ 35, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, एक आया है क्या? √41 मतलब 41, और एक आया है 6। क्या आपको यहाँ पे ऐसी कोई दो साइड का स्क्वायर मिल रहा है जो तीसरे साइड के बराबर है? हाँ मैम, 35 और 6 41 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम ऐसा कह सकते हैं
कि ए बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ना, प्लस क्या, प्लस ए सी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये बराबर आ रहा है बी सी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, BC मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए बी का स्क्वायर कितना आया है 35, तो 35 आप देख सकते हो दिस इज 35 प्लस ए सी का स्क्वायर कितना आया है 6, 35 प्लस 6 और BC का कितना आया है 41, तो ये 41 हो रहा है। मतलब किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और कहां पे राइट एंगल है ये, सो हमने बिल्कुल सही बनाया ना इसको। ठीक है, बाय मिस्टेक हमारा डायग्राम सही बन गया है। ए बी 35 आया था, BC हाइपोटेनियस, हाँ BC हाइपोटेनियस मतलब इट इज राइट एंगल्ड एट A। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पोजीशन वेक्टर्स दिया है उसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आप अपने वेक्टर्स को बना लीजिए और उस वेक्टर को बनाने के बाद उनके मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करो। फिर अगर कहीं भी किसी भी दो साइड का स्क्वायर अगर तीसरे साइड के बराबर आ रहा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इट इज डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्राइंगल। और कहां पे राइट एंगल है, ये ए पे है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो एक नया क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्लियर है। एक और एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन से पहले, उस एक्सरसाइज को भी ट्राई करना आप इस क्वेश्चन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज इन ट्राइंगल ABC which of the following is not true। ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ये ट्राइंगल आपके सामने है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नॉट ट्रू है। तो पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप कितने अच्छे से अपने क्वेश्चन को रीड करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ आपसे क्या पूछा है, साफ साफ पूछा है नॉट ट्रू। तो ट्रू वाले पे खुशी खुशी होकर एकदम टिक मत करके आ जाना, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा गलत है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो ठीक है, हमें तो खैर पूरा ही डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है, ट्राइंगल लॉ। तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल लॉ चेक करें हम, बिल्कुल ऑप्शन भी उसी टाइप के हैं। आओ जरा ट्राइंगल लॉ चेक करते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपको किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है और वो दो वेक्टर्स कैसे रखे हैं कि एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे है। ठीक है, एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे है और इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनका जो सम होगा ना वो ट्राइंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा और उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। राइट, मतलब अगर ये ऐसे घूम रहे हैं तो ये यहां से आके इनसे मिलेगा। ओके, मतलब ऑप्शन मत देखना, आप अपने हिसाब से ट्राइंगल लॉ लगाओ और स्टेटमेंट को लिखो। ए बी वैक्टर प्लस BC वैक्टर इज इक्वल टू AC वैक्टर। क्या ऑप्शन ठीक है, आंसर ठीक है ट्राइंगल लॉ, ए बी वैक्टर प्लस BC वैक्टर इज इक्वल टू AC वैक्टर। तो हमें क्या मिला, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मैम, राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर है आपके, तो देखो ये AC वेक्टर है। ठीक है, तो शिफ्ट कर देते हैं उसे, शिफ्ट करो, क्या आएगा, शिफ्ट करने पे ये मिल रहा है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या, जल्दी से फाइंड करो। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हाँ है, मतलब ये ऑप्शन तो ट्रू है। इनने हमसे ट्रू वाला ऑप्शन नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इनने नॉट ट्रू पूछा है, उसको टिक मत करके आ जाना, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो गलत ढूंढना है हमें, हाँ ओके। और भी क्या ऑप्शन है, अच्छा CA के साथ भी खेला इनने, आओ अपन भी CA बनाते हैं। AC ऐसा जा रहा है तो AC जो है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर। बताओ कौन कौन नहीं मान रहा है इस बात को, क्या AC वेक्टर मेरा नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर होगा? यस बिल्कुल, दे आर क्या, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने AC वेक्टर को रिप्लेस कर देती हूँ माइनस CA वेक्टर से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, AC को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस CA से, तो माइनस माइनस प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर।
तो आप क्या देख रहे हो कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर 0, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और हम इतना नहीं भी सोचते ना, नॉर्मल से एक बात समझते हैं वेक्टर के बारे में कि जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ना, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं खत्म कर रहे हो तो 0 वेक्टर ही तो आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऐसा कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन ए, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये तो ट्रू है। आपको किसकी तलाश है? आपको नॉट ट्रू वाले की तलाश है, ठीक है। सो दिस इज ए बी वैक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर, ये तो ट्रू है। अब जो लड़ाई चल रही है ना गलत होने की, वो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक है। ऑप्शन सी को देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, लो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। अभी 2 सेकंड पहले हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि यहाँ तो प्लस आएगा। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखो, ए को अभी सही बताया तो ये सी कैसे सही हो जाएगा? सी क्या है? नॉट ट्रू, मतलब इस क्वेश्चन में आपका आंसर है सी विच इज नॉट ट्रू। ओके, एक बार डी को भी चेक कर ले। अब इतना चेक किया है तो उस डी ने क्या बिगाड़ा है? क्या डी सही है? उसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चेक करो। ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी वैक्टर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग? माइनस सी बी। सही तो बोल रहे हैं, क्या परेशानी है? देखो हमारे पास ना ये एक स्टेटमेंट सही आई है। इस वाली स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है? ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर। बी सी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ माइनस सी बी से, बिल्कुल कर सकती हूँ। सो दिस इज माइनस सी बी। बी सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? सी बी होगा ना, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो बी सी को मैंने माइनस सी बी वैक्टर से रिप्लेस किया और ये रहा मेरा प्लस सी ए वैक्टर, दिस इज इक्वल टू 0 वैक्टर। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? इसमें आप आंसर मेरा डी ट्रू आ रहा है, मतलब ये गलत नहीं है। ओके, सो आई होप आप वेक्टर के साथ बहुत अच्छे से खेलना सीख गए हो और इस खेल में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। सो ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बिल्कुल ट्रू है। हम ट्रायंगल लॉ को जितने अच्छे से जानते हैं हमारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आई होप क्वेश्चन 18 में कोई समस्या नहीं है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में ना थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। अब काफी बार इसका ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको हर बार इसके जो ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ अलग ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करें ना तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ये किस वे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन 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 गलत है, ये आपको सोचना है। तो थोड़ा सा ना आपको बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को रीड करके फिर चीजों को समझना होगा, अपने आप से थोड़ा सा लड़ना होगा कि क्या बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे, तब जाके आप अपने इस ऑप्शन को ठीक करोगे। ओके, राइट। सो क्वेश्चन ने बोला है, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ए एंड बी आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इफ का मतलब क्या? गिवन। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है इस क्वेश्चन में कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है। अब आपने अभी तक जितना भी कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ा है उसे जरा रिकॉल करो। क्या सिखाया था मैंने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में? 2 वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं, या कितने भी वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो पैरेलल हो, ठीक है। जब वो पैरेलल हो उनका मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट हो सकता है, ओके। उनका डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकता है। ना मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है ना डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि ये दोनों आपस में कैसे हो? पैरेलल हो। और साथ ही साथ 2 वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं इसकी कंडीशन भी आप पढ़कर आए हो। 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहला कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो जाए, और लैम्डा यहाँ पे कोई नॉन जीरो स्केलर है। दूसरी कंडीशन कि जिन इन वेक्टर्स के जो डीआरस हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो भी मेरे वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हम अपने कोलिनियर वेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है पढ़ के कि इनमें से कौन 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 गलत है, नॉट ट्रू पूछा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, इसमें गलत जैसा कुछ भी नहीं है। बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा फॉर सम स्केलर लैम्डा, नो डाउट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है?
सी ऑप्शन बोल रहा है मैम बी मिस कर दिया आपने। अरे रुको तो सही, पहले जिन पे हम बहुत ज्यादा श्योर है उन पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बी एंड डी से लड़ाई करने। ओके सुनो, सी ऑप्शन कह रहा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। अभी तो बताया दो कंडीशन कि जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ए एंड बी के वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या बोल रहा है, नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब भाई तुम नॉट ट्रू हो। ठीक है, इनमें से जो इन्हें पूछा है ना कौन 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 गलत है, सी ऑप्शन तो गलत है। अब सुनो, एक बार ना वेक्टर बी, अब ऑप्शन बी को पढ़ो। देखो इतना वेक्टर्स में हम खो गए हैं कि ऑप्शन को भी वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है सुनो, अब हमें इन्हें पूछा है कि ऑप्शन बी को जरा देखो, ऑप्शन बी को देख के समझने की कोशिश करो। उससे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर है। तो कोलिनियर शब्द सुन के मेरे दिमाग में जो जो इमेजिनेशन आता है मैं उसे यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ये ए वेक्टर ऐसा हो सकता है, बी वेक्टर ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है, मैं तो सोच रही हूँ हो सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एकदम इक्वल वेक्टर हो, या फिर हो सकता है कि ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर नेगेटिव हो एक दूसरे के, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ए वेक्टर मेरा बहुत बड़ा है, डायरेक्शन सेम है, बी वेक्टर मेरा छोटा है, डायरेक्शन सेम है। कुछ भी हो सकता है हर केस में कोलिनियर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। तो अब देखो इनने क्या बोला है बी ऑप्शन में कि ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, और ऑप्शन बी कह रहा है कि ए वेक्टर इज प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ए एंड बी कोलिनियर होंगे कब, जब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर या तो इक्वल वेक्टर हो या तो ए वेक्टर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इन दो कंडीशन पे ही क्या आपके वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को इस जनरल कंडीशन में समझने की कोशिश करें ना तो आपको ये ऑप्शन गलत लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस पैरेलल रहना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स आपके तभी कोलिनियर होंगे जब वो इक्वल हो या जब वो नेगेटिव हो। बाकी के केसेस में भी तो देखो आपको कोलिनियर नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन क्या ये कोलिनियर है? यस, दे आर कोलिनियर। ओके, फिर अब इस ऑप्शन को देखो, क्या आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव नजर आ रहे हैं? नहीं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या कहता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है क्या, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है? नहीं है। क्या ये कोलिनियर है? है। तो इस ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करूं, ठीक है, आपको बहुत डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जब मैं इसे जनरलाइज कर रही हूं तो मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके वो ये आ रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि ए एंड बी मेरे कोलिनियर वेक्टर्स तब होंगे जब या तो वो इक्वल हो या वो नेगेटिव हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट जरूरी, हो सकता है। अब देखो तभी ना इनके ऑप्शंस थोड़े से ऐसे लगेंगे कि क्या चाह रहे हैं आपसे ये लोग। ठीक है, अगर इसे ये जनरलाइज करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना तो ये गलत है, और अगर जनरलाइज करके नहीं दे रहे तो आप कह देंगे स्टेटमेंट सही है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ना होने की वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इट इज नॉट ट्रू। आप अपने बुक में एक बार आंसर चेक करना कि क्या दिया रखा है उसमें। ओके, वैसे मुझे लगता है इसका नॉट ट्रू होगा, राइट, कि ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर होगा, या ए वेक्टर जब इक्वल होगा बी वेक्टर से तभी वो कोलिनियर है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन या इस डायमेंशन से समझेंगे तो आपको नॉट ट्रू लगेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैम यहाँ तो लैम्डा होता है, लैम्डा प्लस माइनस ले रहे हैं, हाँ, तो आप इसे ट्रू समझ लेंगे फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में है ऐसा, तो आपके बुक में जिस तरीके से आंसर दिया होगा ना आप उस आंसर को फिर ठीक मान लेना। ओके, सो दिस इज नॉट ट्रू। इसके बाद हम बात करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी भी मेरा नॉट ट्रू है। फिर डी पे आ जाइए, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। ये दोनों देखो ए एंड बी कोलिनियर वेक्टर्स है, तो इनका ये कहना है कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। ए एंड बी वेक्टर्स हैं, कोलिनियर है, ठीक है, तो इनका ये कहना है अगर जनरलाइज किया जाए तो ए एंड बी के सेम डायरेक्शन होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। जरूरी है क्या? मैग्नीट्यूड भी तो सेम बना सकते हैं हम। ठीक है, ये तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। देखो अगर यहाँ पे फिर ये जनरलाइज कर रहे हैं ना तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। कैसे? ये इन लोगों का कहना है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं कब?
जब दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो? जरूरी नहीं है। हमें तो पता है कि कोलिनियर वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये कंडीशन भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए अगर इस तरीके से सोचेंगे हम इसे, तो हम इसे कह देंगे नॉट ट्रू। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का ना जो ऑप्शन बैठता है जो नॉट ट्रू है, दैट इज बी, सी एंड डी। ओके, आई होप ये चीजें कुछ कुछ आपको समझ में आई हो। इस क्वेश्चन में आपकी बुक में जिस तरीके का आंसर है वो आप मुझे बताना। फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट समझ रहे हैं, दैट इज बी, सी एंड डी। अगर इस लॉजिक से सोचें तो मुझे लगता है इसमें जो नॉट ट्रू है, दैट इज बी, सी एंड डी। ओके, चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 10.2 हमारी होती है पूरी तरीके से खत्म। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको हमने पढ़ने की कोशिश किया, उन्हें सॉल्व किया। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप जिस भी बुक को पढ़ते हो, जो भी कोर्स है, वो सब कुछ ना एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे एंड प्ले स्टोर पर अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप पर। तो आप बहुत ज्यादा इजीली पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो जब आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे तब आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। आप लोग क्लास 12 के, सपोज क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, सपोज क्या, डेफिनेटली मैम हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, हम जाके इस क्लास 12 पे करेंगे क्लिक। ओके, सो क्लास 12 में आपके जितने भी सब्जेक्ट है, ओके, आपके 12th क्लास में हम जितनी भी बुक्स को सॉल्व करवा रहे हैं, वो सब कुछ, हर एक कंटेंट आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड मिल जाएगा। ओके, सपोज आप 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, जिसे मैं करा रही हूं, आपको वॉच नाउ पे करना है क्लिक। ओके, देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम अपनी एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 से जितने भी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। अब जिस भी चैप्टर को, जिस भी एक्सरसाइज को, जिस भी कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से उन चैप्टर्स के उन लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, एक या दो चैप्टर नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। ओके, सो लाइक कीजिए वीडियो लेक्चर्स को, अगर पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को और अपने दोस्तों के साथ आप इन लेक्चर्स को शेयर भी करना, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।